Hello everyone, today we will start our new chapter that is biomolecules. Okay, what do you mean by biomolecules? Bio means living and molecules means carbon compounds. Okay, the carbon compounds found in our बॉडी मतलब जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं आर नोन एज बायो मोलिक्यूल्स. ओके, आज हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते कैसे हैं, कैसे उनको एनालाइज किया था, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है. देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. नाउ अ क्वेश्चन दैट राइजेज इन माइंड इज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ द सेम केमिकल. क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही केमिकल के बने हुए हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. You have learnt in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of a living tissue. If the same analysis is performed on a piece of earth's crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. अगर यही सेम चीज़ अगर हम अपनी अर्थ क्रस्ट के साथ करते हैं तो यही सेम लिस्ट हमें मिलती है. देन वट इज़ द डिफरेंस, वट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट. तो दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि लिविंग में भी वही चीज़ पा रही है, नॉन लिविंग में भी वही चीज़ पा रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट. ऐसा कोई डिफरेंस हमें नहीं मिला है. ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैम्पल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू. मतलब जो नॉन लिविंग में प्रेजेंट है वही लिविंग में भी प्रेजेंट है. हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, रिलेटिव अबंडेंस जो अबंडेंस है कार्बन एंड हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैन इन द अर्थ क्रस्ट. मीन्स अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में अगर हम अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट. यू कैन सी इन द टेबल 9.1. ओके, हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट 0.14 बट इन ह्यूमन बॉडी इसकी वेटेज क्या होगी 0.5. कार्बन की वेटेज होगी अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.03 बट इन ह्यूमन बॉडी इट इज़ प्रेजेंट इन 18.5. ओके, ये टेबल हम रीड कर सकते हैं और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि लिविंग के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और नॉन लिविंग के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. नाउ फर्स्ट इज हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन. कि केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज करें कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, पॉलीसेक्राइड्स है, अमीनो एसिड है, क्या चीज़ प्रेजेंट है और हम उनको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है. हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर. टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू लो, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीयर, या तो कोई वेजिटेबल लो या अ पीस ऑफ लीवर एक्सेट्रा एंड ग्राइंड इट इन ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड. यही ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, कौन सा एसिड लिया है हमने, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड. यही एसिड हमने क्यों लिया है, बिकॉज ये क्या कर देता है, कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देता है. यूजिंग ए मोर्टार एंड अ पेस्टल वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी. अब इसकी वजह से मतलब ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड से हमने मोर्टार और पेस्टल में उसको डाला और ग्राइंड किया तो हमें क्या मिल गया, एक थिक स्लरी, मतलब एक पेस्ट मिल गया. स्लरी क्या होता है, पेस्ट होता है. इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ मतलब एक मसलिन का क्लॉथ लिया है हमने. वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस, हमें 2 फ्रैक्शंस मिले. वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. एक तो हमें फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है, जो नीचे निकल जाता है, ठीक है. मीन्स ये एक हमने लिया है, इसके ऊपर ये मसलिन का क्लॉथ हमने लगा दिया है. ओके, यहाँ पे हमने मसलिन का क्लॉथ लगा दिया है, यहाँ से हमने स्लरी डाली है तो नीचे जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होंगे, हमारे फिल्ट्रेट होंगे. क्या होंगे, हमारे फिल्ट्रेट होंगे. और ऊपर जो बच जाएगा वो क्या होगा, रिटेंटेट. ओके, द एसिड सोल्यूबल पूल
मतलब ये जो नीचे पोर्शन आया है ये क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल, मतलब ये एसिड के अंदर सोल्यूबल है, ये एसिड के अंदर डिजोल्व हो गया है, तो ये मसलिन क्लॉथ को पास आउट करके नीचे आ गया। और जो एसिड इनसोल्यूबल है वो क्या बच गया हमारा, रिटेंटेड। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सोल। अब यहाँ पे साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिले हैं। इन हायर क्लासेस you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffix to say here that one extract the compounds, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compound. मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की गई है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट आउट करने के लिए। In other words, one isolates and purifies a compound. Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of molecular formula. और इसी से फिर हमें मोलिकुलर फॉर्मूले का भी आइडिया लगता है एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निक्स ऐसी हैं, पहले हमने उसको एनालाइज किया है, फिर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखा है, फिर हमने उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखा है, फिर हमें पता चला कि हाँ ये कंपाउंड ये वाला है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, जितने भी कार्बन कंपाउंड हमें लिविंग टिश्यू से मिले हैं वही सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी ने दी है। कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बायो क्या है, लिविंग है, और मोलिक्यूल्स क्या है, कार्बन कंपाउंड। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट, मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी इनके अंदर होते हैं। हाउ डू वी नो दिस, ये हमें कैसे पता चला। अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन, इसके लिए हमने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया है। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, अब हमने दोबारा से एक लिविंग टिश्यू लिया है, सेज अ लीफ और लीवर, या तो लीफ ले लो या लीवर ले लो, ठीक है। फिर उसका वेट किया है एंड ड्राई इट, उसको मतलब सूखने के लिए कुछ टाइम के लिए हमने उसको रख दिया है, डिस्टर्ब नहीं किया, सूखने के लिए रख दिया है। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, अब उसमें जितना भी पानी था वो सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए उसको रख दिया। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अब उस ड्राई वेट को हमने क्या किया है, बर्न कर दिया है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, जितने भी उसके अंदर कार्बन कंपाउंड थे वो सारे के सारे क्या हो गए, गैसेस फॉर्म में बाहर निकल गए, ठीक है। एंड आर रिमूव्ड, मतलब वो उसमें से रिमूव हो गए। पीछे क्या बच गया हमारे पास, ऐश, राख, ठीक है। दिस ऐश कंटेन्स, अब इस ऐश के अंदर क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ओके, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, ये चीज़ें हमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिली है। यहाँ से एक मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेन डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक में आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड्स नहीं होते, डू नॉट हैव कार्बन कंपाउंड्स, ओके। ऑर्गेनिक में आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक में आपके कार्बन कंपाउंड्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ओके। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज इन द फॉर्म। अब यहाँ पे जब एलिमेंटल एनालिसिस हुई थी तो यहाँ से हमें इसकी कंपोजिशन भी मिली थी कि हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, कार्बन कितना प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट अगर पूछा जाता है तो कौन सा सबसे ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन। कौन सा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, okay. While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissues. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, न्यूक्लिक बेसिस एंड द फैटी एसिड। मतलब अब जो ये नीचे पुल बच गया था, ये जो एसिड पुल था यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होके आया था, यहीं से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और फैटी एसिड्स मिलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप।
इसके अंदर एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। यहाँ से अब अल्फा कार्बन की डेफिनेशन जो है वो अराइज हो जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा कार्बन। जब आपके एक ही कार्बन पर अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो क्या होगा आपका अल्फा कार्बन। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस इज द कार्बन, एसिडिक ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है। ये वाला अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक होता है। अब एक ही कार्बन पर आपका एसिडिक ग्रुप भी अटैच है और बेसिक ग्रुप भी अटैच है, देन दैट कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन। हैंस दे आर कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। देर आर 4 substituent groups occupying the 4 valency position। अब इसके ऊपर 4 वैलेंसी पोजिशन है, मतलब इसकी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। दीज आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है। हाइड्रोजन अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है, एंड ए वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज अ आर ग्रुप। अब इस आर ग्रुप के ऊपर ही, मतलब इस आर ग्रुप की जगह पे अगर और कोई यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है या और कोई अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके बेसिस पर 20 टाइप्स जो है वो अमीनो, दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। अब जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा आपका ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर वहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा वो एलानिन हो जाएगा। सी हियर, दिस इज द अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच, अमीनो ग्रुप अटैच, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच। अब यहाँ पे क्या था हमारा आर था। अगर इस आर की जगह पे क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पे आर ना हो के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ये क्या बन जाएगा ग्लिसिन बन जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा आपका एलानिन, NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आर ना हो गए, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है कि एलानिन बन जाता है। ओके। और अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाता है तो ये कौन सा अमीनो एसिड कहलाएगा हमारा सीरिन। जैसे कि सी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन। और यहाँ पे आर था, अब आर की जगह पे हम क्या लगा देंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। पहले मिथाइल CH3 क्या होता है मिथाइल होता है और OH क्या होता है हमारा हाइड्रोक्सी, तो ये क्या कहलाएगा सीरिन। ओके। इस आर के ऊपर आर की जगह पे हम कौन सा कंपाउंड लगाते हैं उसके बेस पर हमारे अमीनो एसिड्स जो है वो डिफाइन होते हैं। ओके। The chemical and the physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxylic and the R functional group. Based on the number of amino and carboxylic group, there are acidic. अब कितने अमीनो और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेस पर ही ये डिसाइड होगा कि ये ग्रुप एसिडिक है या बेसिक है। ओके। अगर ज़्यादा एसिडिक प्रेजेंट है तो एसिडिक बन जाएगा, अगर बेसिक है तो वो ज़्यादा बेसिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन। जैसे बेसिक लाइसिन है, लाइसिन के अंदर 2 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए वो बेसिक बन गया। न्यूट्रल वैलिन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों साइड एक एक है तो ये क्या है न्यूट्रल है हमारा। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होती है, टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन। अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इन द इज द आयोनाइजेबल nature of amino and carboxylic group, hence in solutions of different pH the structure of amino acids change। मतलब जब इसका pH चेंज होता रहता है तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारा अमीनो ग्रुप है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ओके। लो पीएच के ऊपर हमारा एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपना हाइड्रोजन ले लेता है, प्रोटोनेट हो जाता है ये।
एट लो पीएच, बट जब इसका पीएच हाई हो जाता है तो ये एक अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो रिमूव कर देता है। ये यहाँ पे क्या बन जाता है, डीप्रोटोनेटेड, और यहाँ पे न्यूट्रल है। लो पीएच पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। बी इज कॉल्ड द ज्विटर आयोनिक फॉर्म। जब ये न्यूट्रल हो जाता है कि ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, अब यहाँ पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाली फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। क्या बोलेंगे, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। लो पीएच पे वो पॉजिटिव होता है, हाई पीएच पे वो क्या हो जाता है हमारा एसिडिक, यानी कि नेगेटिव हो जाता है, अपने एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है और यहाँ पे अपने ये एक हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेता है। ओके, सो ये आज हमने की है कि बायोमोलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कैसे उनको हमने सेपरेट आउट किया है, कैसे एनालाइज किया है कि किसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। ओके, थैंक यू।